मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक प्रणाम जी, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश माथुर जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और यहीं से सांसद भाई भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्रीमान अनिल जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जिनमें राजस्थान के संगठन की जवाबदारी है, ऐसे श्री वी सतीश जी, राजस्थान के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों, केंद्र सरकार के सब मंत्रीगण और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे पूरे राजस्थान से पधारे हुए भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर आज आप इस सभागार के अंदर उपस्थित हैं। इस साल दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती का वर्ष और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के वर्ष को पार्टी की विचारधारा और पार्टी के काम के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं बनाकर मनाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती के इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष कर मना रहे हैं और इसी का हिस्सा मेरा देश भर का एक प्रवास है। कुल मिलाकर 110 दिन का प्रवास है, जिसमें हर बड़े प्रांत के अंदर मेरे 3 दिन का प्रवास है, छोटे प्रांतों में 2 दिन का और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 दिन का प्रवास है। और इसी प्रवास का हिस्सा आज का एक कार्यक्रम है। आज मुझे कहा गया है कि मैं आप सबके सामने कोई राजनीतिक विषय रखने की जगह भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर क्यों है और भारतीय जनता पार्टी और देश की बाकी पार्टियों के बीच में अंतर क्या है, ये विषय रखने का मैं प्रयास करूं। और मैं इसी मर्यादा के अंदर आज आपसे बात करूंगा। मित्रों, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 47 के बाद देश के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा बनाई गई। देश भर से अनेक प्रकार के लोग वो संविधान सभा के सदस्य बने और एक विचार मंथन चालू हुआ कि आने वाले दिनों में भारत का संविधान कैसा है। उस वक्त लोकतंत्र हो इस बारे में कोई मतभेद नहीं थे। एक बात पर सब सहमत थे कि इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए, मगर लोकतंत्र किस प्रकार का हो, इसके लिए चर्चाएं हुई थी और बहुत विशद चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ था कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसमें संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को इस देश स्वीकार करेगा। जब हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया तब उसके अंदर पार्टी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। प्रमुखशाही पद्धति से अगर लोकतंत्र चलता है तो पूरे देश की जनता एक व्यक्ति को, एक व्यक्तित्व को और व्यक्ति के विचार को देखकर अपना वोट देती है, पार्टी बैकग्राउंड में होती है और व्यक्ति आगे जाकर देश का संचालन करता है। और जब संसदीय प्रणालिका को हम स्वीकार करते हैं
तो पार्टी के चुनाव घोषणा के पत्र के आधार पर अलग अलग संसदीय क्षेत्र के अंदर पार्टी के प्रतिनिधि संसद सदस्य के नाते चुनाव लड़ते हैं और वो चुनकर एक सरकार बनाते हैं। वो सरकार पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर, पार्टी की विचारधारा के आधार पर, पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर चलती है। इसलिए अगर लोकतंत्र को सफल करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से देश को आगे ले जाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी पार्टियां कैसी है इसका अवलोकन करें। मित्रों, दुर्भाग्य से ये पार्टी नाम की व्यवस्था पर देश की बुद्धिजीवियों की कम नजर गई है और मैं मानता हूं कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पार्टी का बहुत महत्व है। कोई भी सरकार चुनने से पहले ये पार्टी किस पार्टी की सरकार होगी, वो पार्टी की विचारधारा क्या होगी, वो पार्टी के सिद्धांत क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी सिद्धांतों के आधार पर, उसी विचारधारा के आधार पर कोई राज्य या देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले ये पार्टियां कैसी हैं इसका विचार शुरू होना चाहिए। और मित्रों, मैंने 3 हिस्सों में पार्टी के कामकाज को बांटा है और मैं तुलनात्मक तरीके से आपके सामने विषय रखने का प्रयास करूंगा। एक, पार्टी के अंदर पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कैसा है। 2, पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलती है या सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलती है। और 3, अगर वो पार्टी की सरकारें बनती है तो वो पार्टी की सरकारें कैसे चलती है। ये 3 मुद्दों के आधार पर हम पार्टियों का आकलन करना चाहिए। आजादी के बाद 70 साल की आजादी में इस देश में 1650 पार्टियों का एक जमघट बना हुआ है। भारत के चुनाव आयोग के साथ अलग अलग प्रकार के रजिस्ट्रेशन के तहत 1650 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। मगर मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत ही कम पार्टियां ऐसी हैं जिसके अंदर पार्टी का स्वयं का आंतरिक लोकतंत्र साबुत रहा है। और जो बहुत कम पार्टियां हैं उसमें से एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत बना कर। आप तो बहुत सरलता से कहोगे कि अमित भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसके अध्यक्ष हो, तो आपकी पार्टी की बढ़ाई करोगे ही, और ये स्वाभाविक भी है। मगर मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुलनात्मक अभ्यास के द्वारा आपके सामने विषय रखने का प्रयास करूंगा। इस सभागार में ऊपर नीचे होकर बहुत सारे लोग बैठे हैं। मुझे बताएं जरा कि मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है कोई भी? और मुझे बताइए, सोनिया जी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? अरे भैया, चुनाव भी नहीं है, वो आपने अध्यक्ष बना दिया। क्योंकि वहां पर चुनाव की जरूरत ही नहीं है, एक घराने में जन्म लेता है वो अध्यक्ष बन जाता है। ये अंतर है। मैं बहुत सारी पार्टियों के साथ कंपैरिजन कर आपको बता सकता हूं, मगर समय कम है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें किस घराने में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, किस प्रदेश में जन्म लिया, वो आगे बढ़ने का आधार नहीं हो सकता। आपकी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा कितनी है, कितनी मेहनत करते हो और ईश्वर ने कितनी तेजस्विता दी है, वो आगे बढ़ने का है। और ढेर सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। दूर मत जाइए, मैं ही एक ऐसा उदाहरण हूं। मेरे परिवार में से मेरे अलावा कोई राजनीति में नहीं था। मेरी जाति की साइज सुपारी से भी कम है और मैं एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता नाते काम करते करते आगे बढ़ रहा हूं। मेरी कैरियर मैंने संघवी हाई स्कूल के 297 नंबर के बूथ के अध्यक्ष से नाते शुरू कर आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। पोस्टर लगाते लगाते, पर्दा लगाते लगाते, डंडा खाते खाते, झंडा लेकर आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं और मुझे गर्व है
वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में और कोई पार्टी में नहीं। देश के सबसे गरीब घरों में से एक घर में जन्मा हुआ आदमी, जिनके पिताजी चाय का ठेला चलाते थे, वो अपने मेरिट्स के आधार पर, अपनी तेजस्विता के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर आज देश का 125 करोड़ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी। और जिन पार्टियों ने अपने आंतरिक लोकतंत्र को ही बचाकर नहीं रखा, वो देश के लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। और जो पार्टियां घरानेशाही के आधार पर चलती है, उसमें टैलेंट को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होता है, तेजस्विता के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। और जिन पार्टियों के अंदर टैलेंट को रोक कर रख दिया जाता है, टैलेंट को घुटने टिका दिए जाते हैं, वो पार्टियां राज्य और देश का भला नहीं कर सकती। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र आज भी साबुत है। हर 3 साल में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है, और वो चुनाव कार्यकर्ता मिलकर करते हैं और कार्यकर्ता के परफॉर्मेंस के आधार पर। यहां पर जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, ना कोई अकस्मात से कोई बड़ा हो जाता है। यहां कठोर परिश्रम और भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए निष्ठा अगर होती है तो ही उसको आगे जाने का रास्ता है। तो सबसे पहली बात थी मित्रों कि जिस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत नहीं है, वो पार्टी देश के लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती, देश का भला नहीं कर सकती। और मित्रों, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। बहुत कम पार्टियां ढूंढ निकालो, आपको मिलेगी नहीं। राजस्थान जैसे प्रदेश में आप इतने प्रबुद्ध जन बैठे हैं, दूर दूर तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, बहुत सारी पार्टियां ढूंढ निकालो। वहां तय है बाप के बाद बेटा या बेटी आना है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर मेरिट्स के आधार पर फैसले होते हैं। दूसरा इस बात थी कि पार्टी के सिद्धांत क्या है। पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलती है या नहीं चलती है। मित्रों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मेरे लिए भी आनंद की स्थिति नहीं है राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, कि देश में सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टियां बहुत कम हो गई। मगर जो थोड़ी बहुत पार्टियां सिद्धांतों के आधार पर चलती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख पार्टी है। और अगर ये बात समझनी है तो मैं थोड़े दूर ले जाता हूं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की ओर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जनसंघ के रूप में हुई थी, बाद में जनता पार्टी में हम गए और वहां से फिर भारतीय जनता पार्टी में। जब जनसंघ की स्थापना थी तब देश की स्थिति क्या थी? जब जनसंघ की स्थापना हुई तब देश की स्थिति ये थी, देश अभी अभी आजाद हुआ था, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में एक साझा सरकार चलती थी और वो सरकार देश को चला रही। उस वक्त जब इस सरकार ने एक के बाद एक नीतियां बनानी शुरू, देश की शिक्षा नीति बनी, देश की रक्षा नीति बनी, देश की अर्थ नीति बनी, देश की कृषि नीति बनी, देश की विदेश नीति बनी, और नीतियों के मसौदे जब जनता के सामने आने लगे तब सोचने वाले लोगों को लगा कि सारी नीतियां जो आ रही है वो नीतियों पर पश्चिम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इस नीतियों के अंदर इस देश की मिट्टी की सुगंध नहीं है। इस नीतियों के माध्यम से इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और जब ऐसा लगा तब कुछ लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। एक सुझाव आया कि एक अलग दल बनाया जाए। उस वक्त देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? देश को आजाद कराने का पूरा पुण्य कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो चुका था। जवाहरलाल जी का लोकप्रियता मध्याह्न पर था। दूर दूर तक किसी पार्टी को कभी सरकार बनाने का मौका मिले ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। एमएलए, एमपी, सरकार तो दूर की बात थी। और उस वक्त सबने कहा पार्टी बनाकर करोगे क्या?
तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के स्थापक थे और उनके साथ राष्ट्रीय संसद संघ के कुछ अच्छे कार्यकर्ता निकले, उन्होंने तय किया सत्ता मिले न मिले, हम पार्टी सत्ता के लिए नहीं बना रहे हैं, देश को एक वैकल्पिक नीति देने के लिए सरकार बना रहे हैं, जिसके आधार पर आगे जाकर देश आगे सिद्धांतों के लिए पार्टी बना रही है। जिस सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस चल रही है वो देश का भला नहीं कर सकती। जिस नीतियों के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है वो देश का भला नहीं कर सकती, और इसीलिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की तो स्थापना ही सिद्धांतों के लिए, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना आजादी के बहुत साल पहले किसी अंग्रेज ने करी थी। धीरे धीरे कांग्रेस आजादी के आंदोलन की पार्टी बनी, और कांग्रेस में उस वक्त ऐसी स्थिति थी मित्रों, विचारधारा कोई भी हो, सिद्धांत कोई भी हो, अगर आजादी लेना चाहते थे तो सब लोग कांग्रेस के अंदर थे। उसके अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे, उसके अंदर मौलाना भी थे, उसके अंदर स्वामी श्रद्धानंद भी थे, राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, समाजवादी भी थे, सब प्रकार के लोग जो आजादी लेना चाहते थे वो कांग्रेस के अंदर जमा हुए। कांग्रेस कोई निश्चित विचारधारा के आधार पर चलने वाली या बनने वाली पार्टी नहीं थी। उसका एक मकसद था कि आजादी प्राप्त करना। तो कोई भी विचारधारा का आदमी हो, कोई भी प्रकार से सोचने वाला आदमी हो, वो आजादी के लिए कांग्रेस के अंदर जुड़ गया है। तो कांग्रेस अपनी स्थापना से ही सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इसीलिए गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद अब कांग्रेस को बिखेर। जो काम अब की कांग्रेस कर रही है वो गांधी जी ने बहुत साल पहले किया। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अंदर अंतर क्या है? बहुत बड़ा समय जाएगा, मगर मैंने एक वाक्य में एक अंतर तय किया है। एक वाक्य में समझाने के लिए एक उदाहरण। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जब नीतियां बनाने लगी तब उनको लगा कि देश का पुराना जो था वो पूरा कालबाह्य हो चुका है, इसके आधार पर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं, ये सब कालबाह्य हो चुका है। तो देश को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, नवनिर्माण करना पड़ेगा। और जिन्होंने जवाहरलाल जी को सुना होगा, हमेशा वो कहते थे देश का नवनिर्माण करना है। और भारतीय जनसंघ के लोग क्या मानते थे? यही हमारी संस्कृति थी, यही हमारा विचार था, जो सोने की चिड़िया बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व करता था। एक निश्चित प्रकार का कालखंड आ गया, राजनीतिक परिस्थिति के कारण हम गुलाम हुए। वो जो पुराना है वो कालबाह्य नहीं हुआ है, उसके अंदर समयोचित परिवर्तन कर उसी के आधार पर देश का पुनर्निर्माण किया जाए। तो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण दो शब्द के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनसंघ के सिद्धांतों की नींव। भारतीय जनसंघ के स्थापक और आज भी भारतीय जनता पार्टी मानती है इस देश के मिट्टी के सुगंध के आधार पर ही देश आगे बढ़ना चाहिए। भारत की संस्कृति के आधार पर ही देश का उत्थान हो सकता है। इसलिए हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना को देश के सामने रखा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर देश की नीतियां बनेगी, और अर्थ की दृष्टि से जब नीतियां बनाने का सवाल आया तो दीनदयाल जी ने अंत्योदय शब्द का प्रयोग कर कहा कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण करे, गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करे। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय, ये दो सिद्धांतों के आधार पर जनसंघ की स्थापना हुई, और बाद में दीनदयाल जी ने इसका एकात्म मानववाद के रूप में व्याख्यायित किया, और उसी आधार पर उस दिन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जो पार्टियां विचारधारा के आधार पर नहीं चलती वो पार्टियां भटक जाती है।
चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और सरकार बनाना उनके लिए सत्ता के उपभोग का साधन होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने का साधन है। इतना अंतर है दो पार्टी। इसलिए जो सिद्धांतों के बगैर जो पार्टियां चलती है वो पार्टियां देश का भला नहीं कर सकती, वो पार्टियां राज्यों का भला नहीं कर सकती। अब भारतीय जनसंघ को ध्यान से देखें, कैसे कैसे नेता मिलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, राजमाता सिंधिया, कैलाशपति मिश्र, भाई महावीर त्यागी, अनेक अनेक लोग ऐसे निकले, नानाजी देशमुख से लेकर आज तक, जिन्होंने इस देश के लिए शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण देश के लिए देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कार्यक्रम लिए तो किस प्रकार के कार्यक्रम लिए, आप स्थापना से लेकर आज तक के कार्यक्रमों का ब्यौरा बनाइए। गौ हत्या पर प्रतिबंध, कच्छ सत्याग्रह, गोवा मुक्ति संग्राम, हैदराबाद मुक्ति संग्राम, कश्मीर की 370 की धारा को लेकर कार्यक्रम किए, राम जन्मभूमि का कार्यक्रम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की। एक भी कार्यक्रम किसी नेता की कलश यात्रा का नहीं निकला, एक भी कार्यक्रम। देश की समस्याओं के सामने लड़ने के लिए, जनमत संग्रहित करने के लिए हमारी पार्टी के कार्यक्रम, और इसी के कारण धीरे 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 पार्टी लोकप्रिय होती गई। 10 सदस्यों से जनसंघ की स्थापना हुई थी। आज देश में 11 करोड़ सदस्य है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन। स्थापना के वक्त दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था कि पार्टी की कभी कोई सरकार भी बनेगी, म्यूनिसिपालिटी भी आएगी नहीं आएगी। आज देश में 13 पूर्ण सरकार है, 4 सरकारों में हम हिस्सेदार है, 1387 विधायक है, 330 सांसद है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में है। धीरे 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 पार्टी का विकास हुआ, उसका कारण चकाचौंध नेतृत्व नहीं है। इसका कारण कोई राजनीतिक घराने नहीं है, इसका कारण है ये पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चली, ये पार्टी संगठन के आधार पर चली। तो मित्रों, जहां तक सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी का सवाल है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों के आधार पर चलती है। बहुत लिबर्टी दे दो तो कम्युनिस्ट एक ऐसे लोग हैं जो सिद्धांतों के आधार पर पार्टी को चलाते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बचाकर रखा है। सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और तीसरा मुद्दा कि सरकारें कैसी चलती है। आप सब लोग प्रबुद्ध जन हैं। 70 साल की आजादी में इस देश में 4 प्रकार की सरकारों ने बहुत समय तक शासन किया है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। सबसे पहले कांग्रेस ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अधिकांश समय शासन किया। बहुत सारी राज्य सरकारें, एक समय तो सारी राज्य सरकारें उनकी हुआ करती थी, और केंद्र में भी बहुत लंबा अरसा उन्होंने शासन किया। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी बहुत सारे प्रांतों में दशकों तक शासन संभाला है। बंगाल हो, त्रिपुरा हो, केरल हो, बहुत सारे प्रांतों में संभाला। तीसरा, स्थानीय दलों की सरकारें भी चली, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, बहुत सारी स्थानीय दलों की सरकारें देश भर में चली। और चौथा, अब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें बहुत चली, लंबे समय से काम। मेरा आप सभी लोगों को निवेदन है कि चारों प्रकार की सरकारों का तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार होती है तो कैसे चलती है, कम्युनिस्टों की सरकार हो तो कैसे चलती है, प्रांतीय पार्टियों की सरकारें हैं तो कैसे चलती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो कैसे चलती है। आंकड़े अब सारे अलग अलग साइट्स पर उपलब्ध होते हैं मित्रों।
वो आंकड़ों के आधार पर आप उसका तुलनात्मक स्टडी कर सकते हो। मैं बहुत डेप्थ में जानना नहीं चाहता, मगर इतना बताना चाहता हूं, अभी वसुंधरा जी ने एक उदाहरण दिया बीमारू राज्य का। मध्य 80 के दशक में इस देश के डेवलपमेंट पर, इस देश के अर्थनीति पर चिंता करने वाले लोगों ने एक बीमारू राज्य शब्द का प्रयोजन किया, और वो प्रयोजन किस लिए था? आर्थिक कुप्रबंधन, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर के लिए। जिन राज्यों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर हो गया है, मतलब तंत्र फेल हो गया है, वो राज्यों को उन्होंने बीमारू राज्यों की संज्ञा दी। कौन थे बीमारू राज्य? बी से था बिहार, एम से था मध्य प्रदेश, आर से था राजस्थान और यू से था उत्तर प्रदेश। और आज ये बीमारू राज्यों का आकलन करेंगे तो चारों प्रकार की सरकारें कैसे चलती हैं आपको ध्यान में आ जाएगा। बिहार में जब तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, बिहार बीमारू राज्य के बाहर निकलने के कगार पर आ रहा है, और लालू जी जैसे ही अड़ हुए फिर से उस दिशा में जा रहा है। स्थानीय दलों की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का शासन था बड़े समय से। मध्य प्रदेश देश का पिछड़े हुए राज्यों की सूची में था। भारतीय जनता पार्टी की आज वहां पर 13 सालों से सरकार चल रही है। मित्रों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो पुराना मध्य प्रदेश है, दोनों आज विकसित राज्य माने जाते हैं, बीमारू राज्य की सूची से बाहर। 10 साल तक मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर 10% से ज्यादा रहा, जीडीपी 10% से ज्यादा रहा, रोड रास्ते बने, घर गांव में बिजली 24 घंटा पहुंची है, सिंचाई की वृद्धि लगभग 150% हुई। और तीसरा राज्य था राजस्थान। यहां पर भी वसुंधरा जी बैठी हैं। लगभग 10 साल वसुंधरा जी का शासन रहा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आज राजस्थान बीमारू राज्य की सूची से बाहर। आज राजस्थान के छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति की समस्या की चिंता सरकार कर रही है। उसको सस्ते अनाज की दुकान पे चावल उसके भूखे पेट में पहुंचे, गेहूं उसके भूखे पेट में पहुंचे, इसकी चिंता हो रही है। बच्चियों को बचाने का लक्ष्य रखा जाता है, भामाशाह योजना लेकर कोई आता है। अरे बाहर न जाइए, जयपुर की भी स्वच्छता देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2 राज्यों के अंदर क्या है। और मैं तो भाग्य को भी बहुत महत्व देने वाला व्यक्ति हूं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, बारिश अच्छी आती है। राजस्थान आज बीमारू राज्य की सूची से बाहर है। और चौथा राज्य था उत्तर प्रदेश। आज भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में है। मित्रों, 5 साल बाद अगर मौका मिला और सभागार में आऊंगा, मैं गर्व के साथ कहूंगा उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की सूची से बाहर है, क्योंकि वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उसके मुख्यमंत्री हैं। तो अंतर है दोनों पार्टियों की, अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है। जो पार्टियां निष्ठा से काम करना चाहती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो पार्टी लोगों के दुख दर्द को समझती है, गरीबों की वेदना को समझती है, अंत्योदय के सिद्धांत पर आगे बढ़ती है, वहां विकास होता है। और जो पार्टियां घरानेशाही की पॉलिटिक्स करती है, अपने बेटे बेटी को योग्यता हो या न हो उसको सीएम बनाने के पैतरे चलाते रहते हैं, और दिल्ली के दरबार में नतमस्तक को 10-10 दिन तक जिनको अपॉइंटमेंट न मिले ऐसे लोगों को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो राजस्थान का विकास कभी नहीं। और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है। हमारे पर कभी
भ्रष्टाचार के विवाद नहीं होते हैं। 2G स्कैम हो गया, आदर्श स्कैम हो गया, फला स्कैम हो गया, ठीका स्कैम हो गया, हमारे पर ही नहीं होते। नोटबंदी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, GST लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इस प्रकार के विवाद करते हैं। मित्रों, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली सरकार जाने के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसके 3 साल समाप्त हो गए, हमारे विरोधी भी वो सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं करते। हमने ऐसी सरकारें देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है। और इसीलिए देश द्रुत गति से विकास करता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज भारत समग्र विश्व के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है, इसमें कोई विवाद नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले अटल जी की सरकार थी। अटल जी देश के विकास दर को 8.8% छोड़कर गए थे। कांग्रेस की सरकार, उसके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक चली, विकास दर 4.4 पर लाकर छोड़कर गए, और एक चाय वाले का बेटा फिर से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रधानमंत्री बना और देश के विकास दर को 4.4 से 7% पर पहुंचा दिया। तो 8.8 से 4.4 और 4.4 से 7.2 की ये जो यात्रा है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का अंतर है। मित्रों, सरकारें किसके लिए बनती हैं? सरकारें जिसके पेट में भूख है, जिसके घर में अंधेरा है, उसके लिए बनती है। ये सरकार 3 साल से काम कर रही है। कोई पार्टी की सरकार 50 साल में 3 ऐसे फैसले कर सकती है जो बहुत बड़े हो। ये सरकार ने 3 साल में 50 ऐसे फैसले कर रहे हैं जो बहुत बड़े। ये अंतर है दो सरकार। जब हम सरकार में आए, 70 साल की आजादी के बाद देश के 60% लोग ऐसे थे जिनके फैमिली में एक बैंक अकाउंट। नरेंद्र भाई जन धन योजना लेकर आए, पहले ही साल में 28 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, और आज देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है कि इसके घर में बैंक अकाउंट न हो। मित्रों, देश के गरीब को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, उज्ज्वला योजना, देश में आजादी के 70 साल के बाद 12.5 करोड़ गैस LPG सिलेंडर बांटे गए थे। उसमें से 11 करोड़ 80 लाख सिलेंडर शहरी क्षेत्र में बांटे गए। देश के गरीब को अपनी झोंपड़ी के लिए गैस का सिलेंडर नसीब नहीं था। आप सब प्रबुद्धजन हो, जिला मुख्यालय पर जयपुर केंद्र राज्य के मुख्यालय पे रहते हो, आपको लगेगा क्या अमित भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर इस जमाने में 21वीं सदी में गैस के सिलेंडर की बात कर रहे हो, ये कोई बड़ी उपलब्धि है? मित्रों, एक गरीब माता जब अपने घर के लिए खाना पकाती है और कंडा और टहनिया जलाकर चूल्हे में पकाती है, और उसका घर जब धुएं से भर जाता है, सिगरेट पीने की आदत न होने के बावजूद हर रोज 400 सिगरेट जितना धुआं उसके फेफड़े में चला जाता है। उसका फेफड़ा क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है, उसका बच्चा बीमार पैदा होता है, उसका बूढ़ा ससुर मृत्यु के शरण होता है। आजादी के 70 साल के बाद वो गरीब की झोंपड़ी में किसी को LPG का सिलेंडर पहुंचाने का याद नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने। हमने क्या किया? 5 करोड़ गरीबों को 5 साल में गैस का सिलेंडर देंगे, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से 2 करोड़ 60 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम समाप्त। गरीब की झोंपड़ी को हमने धुआं मुक्त किया है। इस देश के अंदर शौचालय की कोई बात नहीं करता। सबको लगता है प्रधानमंत्री शौचालय की बात करें। फिर से आपको लगेगा कि भाई जयपुर में रहने वाले लोगों को कि शौचालय क्या चीज होती है,
क्यों भाई अमित भाई ऐसी सारी बातें करेगा? मित्रों, मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश देखा है, उड़ीसा देखा है, बिहार का गरीब हिस्सा देखा है, जब एक 16 साल की बच्ची गांव के बीच में से जाकर खुले में शौच क्रिया के लिए बैठती है और हजारों निगाहों उससे देखती है, शर्म से उसकी आंखें शाम तक वो उठा नहीं सकती है। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है, उसको सपने नहीं आते हैं, उसकी शर्म उसको सपना देखने की अनुमति नहीं देती है। जिसको अभी देश का नागरिक बनना है, देश के विकास में योगदान देना है, वो बच्ची का भविष्य वही आत्मग्लानि से मुरझा जाता है। जब नरेंद्र भाई के एक अभियान से देश में 7 करोड़ शौचालय, 4.5 करोड़ शौचालय बनते हैं, तब मित्रों करोड़ों 16 साल की बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार अब भारतीय जनता पार्टी। अरे हमारा सद्भाग्य नहीं है कि 70 साल के बाद ये हमारे नसीब में आया। मेरे मन में तो सवाल है कि उन्होंने 70 साल शासन किया, उन्होंने क्या किया? 70 साल के बाद इस देश में 19,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा। 24 घंटा बिजली छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि 2018 मई 26 के पहले इस देश में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं पहुंची। और वो 19,000 गांव में से 14,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर चुके हैं। ये काम करने का तरीका होता है। मित्रों, अंतरिक्ष क्षेत्र में जवाहरलाल जी के समय से हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे थे, मगर सोच नहीं थी, सोच का स्केल नहीं था। जब नरेंद्र मोदी आते हैं तभी मंगल पर जाने का स्वप्न आता है। जब नरेंद्र मोदी आते हैं तभी 104 सैटेलाइट को अवकाश के अंदर स्थित करने का स्वप्न आता है और भारत ग्लोबल लीडर बनकर खड़ा है। आज अवकाश के क्षेत्र में हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बना हुआ है। जीएसटी नाम का कर सुधार दुनिया भर के आर्थिक जगत के पंडित क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। यहां बलवा हो जाएगा, विप्लव हो जाएगा। कैसे हो सकता है 125 करोड़ की जनता के बीच में इतना बड़ा कर सुधार? 17 प्रकार के टैक्स को समाप्त कर एक ही टैक्स रखना, पूरे देश का कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर कच्छ तक एक ही टैक्स का दर होना। समान विकास कैसे हो सकता है? और राज्यों के बीच में स्पर्धा चली टैक्स कम करने की, संसाधन खत्म हो गए। एक राज्य का विकास ज्यादा होगा, एक राज्य का विकास कम होगा। सम विकास करना है तो इस देश में समान कर प्रणाली लानी पड़ेगी। और सब बातें करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी लाकर एक झटके में एक देश एक कर का स्वप्न आज साकार कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेते हैं, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेते हैं। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक, आजाद हुए तब से पाकिस्तान की सीमा से इस प्रकार की हरकतें हुई, मगर किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। पुरी पर हमला हुआ, 12 जवानों को जिंदा जला दिया गया, बड़े तड़के सबूरे लड़ने का मौका भी नहीं दिया उनको। 12 जवान शहीद हो गए, पूरा देश स्तब्ध होकर सोचता था क्या होगा। एक स्टेटमेंट आएगा, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आएगा, रक्षा मंत्री का, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री थे। 10 ही दिन के अंदर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ फैसला लेकर, सेना को हुक्म देकर, अपने सेना के जवान पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों से बदला लेकर सही सलामत वापस। कांग्रेस वाले सवाल करते हैं, इससे आतंकी हमले बंद हो गए? अरे भैया, वो तो उस वक्त भी चलते थे। हमारे लिए दावा नहीं है कि अंतिम है, मगर आज पूरे दुनिया को, देश को देखने का नजरिया बदल चुका है। हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा के लिए कमिटेड है और हमें इतना दमखम है कि अपनी सुरक्षा हम कर सकते हैं। मित्रों, नोटबंदी का फैसला जब हुआ तब ऐसे मीडिया ने माहौल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी तो मूल के समय उखड़ जाए। इस
देश के काले धन के खिलाफ हमने निर्णायक लड़ाई शुरू करी है। सेल कंपनियों पर तबाही करना शुरू किया है। बेनामी संपत्ति का कानून और रूल्स लाकर जेल का प्रावधान किया है। राजनीतिक दलों को चंदा देने की जो सीमा थी 20,000 रुपया कैश में ले सकते थे, उसको कम कर 2,000 रुपया किया है। और नोटबंदी कर सारा का सारा धन, जो धन खजाने में बाहर पड़ा था, उसको व्यवस्था में लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो लोग पूछते हैं इसका साफल्य क्या है, मित्रों, एक ही साल में 91 लाख नए पैन कार्ड बने हैं। कितने बने हैं? 91 लाख। आजादी के बाद 10 लाख से ज्यादा कभी नहीं बने थे। 91 लाख पैन कार्ड एक साल के अंदर बने हैं। और अब जीएसटी के बाद काले धन की जगह और सुकुड़ी हो जाएगी, रास्ता नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया से लाते थे, साइप्रस से लाते थे, मॉरिशस से लाते थे, सभी ट्रीटी जो हमारी थी उसको समय से पहले हमने समाप्त कर दिया। विदेश से भी काला धन लाने का रास्ता बंद कर दिया। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काले धन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लेकर निकली। मित्रों, बीइंग ऐप आज देश का, दुनिया का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय डिजिटल ट्रांजैक्शन का ऐप बना है। जनरिक दवाइयों की दुकान आज जिले जिले में खुलने लगी है। 70% सस्ती दवाइयां आज गरीब को उपलब्ध है। हार्ट में किसी को स्टेंट लगाना था, 40,000 से लेकर 1.5 लाख का रेट था, आज 7,000 से लेकर 40,000 के बीच में स्टेंट मिल जाता है। गरीब से गरीब चपरासी भी अपने हार्ट के अंदर स्टेंट रखवाकर अपने जीवन को और 15-20 साल बढ़ा सकता है। और ये सारे फैसले इसलिए हुए हैं, कम फैसले लेते हुए डरते नहीं, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ फैसले, इसलिए सारे फैसले हुए। देश के किसानों के लिए एक कंप्लीट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर हम आए। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई और सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि 3 नासूर इस देश के लोकतंत्र का खून चूस रहे हैं। 70 के दशक से, 60 के दशक से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण तीनों को उखाड़ कर फेंक दिया। और यूपी का इलेक्शन इसका उदाहरण है। मित्रों, इस देश में हमेशा रिफॉर्म्स की चर्चा है, सुधार होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार रिफॉर्म से 2 कदम आगे है। रिफॉर्म्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। देश की स्थिति में परिवर्तन लाने की शुरुआत की है। दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए, दुनिया के लोग हिंदुस्तान के नागरिक को सम्मान से देखते हैं, मान की दृष्टि से देखते हैं। एक मजबूत देश के भारत का सम्मान, सब कुछ कर सकते हैं। 125 करोड़ का देश है, इतनी विपुल संसाधन है हमारे पास। और मित्रों, मैं मानता हूं अगर इसी तरह से सरकारें चलती है तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। ये तो 3 साल में इस सरकार ने 106 अलग-अलग योजनाएं लाई। देश के गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर 106। समय नहीं है मेरे पास, मगर मुझे बताना तो जरूर पड़ेगा क्योंकि मेरा दायित्व है। मैं जोर से, बड़े आवाज से पढ़ता हूं। आपको लगे मोदी जी ठीक काम कर रहे तो ताली बजा कर रोक देना उसको, ठीक है? पढ़ू जोर से, मैं पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। अभी मैं 11 तक पहुंचा। ऐसी 103 योजनाएं 3 साल के अंदर और प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वयं गांव के कोने में वो योजना पहुंची है, नहीं पहुंची है, तब जाकर। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि पार्टी का आकलन करना है तो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बचा है या नहीं बचा है वो देखिए। पार्टी का आकलन करना है तो पार्टी की सिद्धांतों के आधार पर चलती है वो देखिए। और पार्टी का आकलन करना है तो पार्टी की सरकार कैसी चलती है। पुराने जमाने में, अब तो फ्रीज आ गए,
महिलाएं मटका लेने के लिए जाती थी, मालूम है ना आपको? तो मटके पर टकोरा लगाती थी कि पका है या नहीं पका है। मालूम है ना कि भूल गए सब? तो मित्रों, 20 रुपए के मटके पर टकोरा लगा लगाकर हमारी माताएं लाती थी। आपने तो पूरा देश पार्टी को सौंपना है, टकोरा लगाकर सौंपना है। जांचना, परखना, अभ्यास करना, इसकी जानकारी लेकर तय करिए कि राज्य किसके हाथ में, देश किसके हाथ में सौंपना है। और मित्रों, मैं मानता हूं अभ्यास कर करेंगे तो आपका जवाब एक ही होगा, भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाने आया हूं, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत और वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान जिस प्रकार से आगे बढ़े, आप मान कर चलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आपके आशीर्वाद के साथ इसी तरह यश के साथ चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब हम हमारी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर फिर से मुझे मेरी पार्टी के लिए एक विषय रखने के लिए कहा गया था। मैंने मुझे दिए हुए समय में काम समाप्त किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।